ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले फ्लोरल डायग्राम निकालता हूँ और आपको फ्लोरल डायग्राम दिखाता हूँ और फिर एक एक करके बाकी मैं आपको बेसिक्स चीजें बता ही चुका हूँ। बेसिक है, मैं आपको फेबेसी का मैं आपको फ्लोरल डायग्राम दिखाता हूँ। ये है फेबेसी का फ्लोरल डायग्राम, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि नॉर्मली ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये पॉइंट ये दिखाता है कि अपने ब्रैकेट के साथ में जुड़ा हुआ है, राइट। अगर इसे आपके लेवल पे 12th तक अगर इसे नहीं भी शो करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके। अब देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या है ना। तो सिंपल सा हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें किस तरह की सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री नहीं हो सकती। अब मेरा मानना है कि रेडियल सिमेट्री क्यों नहीं हो सकती। तो रेडियल सिमेट्री ना हो पाने के पीछे रीजन क्या है कि आप देखिए ये बायलेटरल सिमेट्री ही इसमें होती है। भाई दोबारा बता दीजिए वाला सिंबल। हाँ बिल्कुल वही बता रहा हूँ कि मैंने आपको बताया कि ये रेडियल सिमेट्री इसमें नहीं हो सकती है। इसमें रेडियल सिमेट्री क्यों नहीं हो सकती? रीजन क्या होता है कि इसका आप ओव्यूल जो देख पा रहे हैं, ये इसको 2 इक्वल पार्ट में यहाँ से नहीं कट किया जा सकता, इसको यहीं से कट किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि आप देखेंगे कि इसके जो आपको दिखाई दे रहे हैं, स्टेमेंस दिखाई दे रहे हैं, इनका जो अरेंजमेंट है, एंथर का जो अरेंजमेंट है, वो एंथर का अरेंजमेंट भी ऐसा कुछ है कि इनको 2 इक्वल पार्ट में यहीं से डिवाइड किया जा सकता है, यहाँ से। लेकिन अगर यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ओव्यूल को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाएँगे। तो कुल मिलाकर के इसमें रेडियल सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। तो सिमेट्री इसमें बाइलेटरल ही है। तो मैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। तो इसका फ्लोरल फॉर्मूला है, फ्लोरल फॉर्मूला। तो फ्लोरल फॉर्मूला है ज़ाइगोमॉर्फिक। तो मैंने आपको बताया कि इसमें बाइलेटरल सिमेट्री है, तो ज़ाइगोमॉर्फी होगा। फिर आते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इसके एंथर है और ये इसकी ओवरी है, तो दोनों ही तरह के यहाँ पे सेक्स मौजूद है। तो ज़ाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलेक्स, कैलेक्स 5 गैमो। देखिए कैलेक्स 5 गैमो, तो यहाँ पर ये 5 कैलेक्स है, ठीक है, और आपस में एक दूसरे से अटैच्ड हैं, तो ये गैमो सिचुएशन मींस दे आर यूनाइटेड। और दूसरा देखने में लग रहा है कि वॉल्वेट सिचुएशन। फिर आते हैं कोरोला। अब देखो कोरोला क्या है, 1 मतलब ये 1 फ्री है बिल्कुल, प्लस 2, 2 कैसा है, पॉली है, फ्री है, और बाकी के ये जो नीचे वाले 2 हैं ये आपस में अटैच्ड हैं, तो 2 गैमो। ज़ाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलेक्स 5 गैमो, कोरोला 1 + 2 + 2 गैमो। एंड्रोसियम, अब देखिए यहाँ पर एंड्रोसियम, यहाँ पे 9 एंड्रोसियम एक ग्रुप में है और 10th वाला एक अलग है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 9 गैमो मतलब सिलेंड्रस प्लस 1, तो 9 एक ग्रुप में है और एक अलग है। और गाइनोसियम, तो ओवरी तो हमें दिखाई दे रही एक ही है, तो गाइनोसियम 1 एंड ओवरी सुपीरियर, है ना। तो ये कैसी है, हाइपोगाइनस सिचुएशन, राइट। आप मुझे सिर्फ इतना ये बता दीजिए कि यहाँ पर ये जो इसका फ्लोरल अरेंजमेंट है, इस फ्लोरल अरेंजमेंट में जो कोरोला का अरेंजमेंट है वो कैसा अरेंजमेंट। कैलेक्स का तो मैंने आपको बता दिया वॉल्वेट, बिना देखे बताना है। देखो जब भी कभी लिखा हो कोरोला 1 + 2 + 2 गैमो, इसका मतलब है कि ये एस्टिवेशन वेक्सिलरी होगा, 100% ये एस्टिवेशन वेक्सिलरी होगा। कैसे, ये ऊपर की तरफ है स्टैंडर्ड विंग्स और नीचे वाले कील, है ना। तो यहां पर इस तरह का अरेंजमेंट कैसा कहलाता है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन। दूसरा, इसी को देख करके बताया जा सकता है एंड्रोसियम कैसे है, कैसा अरेंजमेंट है। पुराना वाला रिवीजन किसी ने भी नहीं किया, डाई एडेल्फस कंडीशन है। आप देखिए मैंने बताया था कि जब सिलेंडरस कंडीशन, तो मैंने बताया था कि सिलेंडरस का मतलब क्या होता है, जब एंड्रोसियम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, ठीक है।
और सिनेंड्रस में मैंने बताया था कि कैसा होता है, मोनोएंड्रस, सॉरी मोनोएडेल्फस, डाइडेल्फस और पॉलीडेल्फस। तो यहां पर डाइडेल्फस है, क्यों? 9 एक ग्रुप में है और एक अलग अकेला है, तो यहां पर एंड्रोसियम 2 ग्रुप में है, तो कंडीशन क्या होगी? डाइडेल्फस कंडीशन हो। अब देखिए प्लेसेंटेशन कैसा होगा, ओव्यूल यहां पर अटैच्ड है, कहां पर अटैच्ड है? इसके बेस में अटैच है, तो बेसल प्लेसेंटेशन होगा। ठीक है भाई, समझ आया? एग्जाम्पल कौन कौन है इसके, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया कि सभी पल्सेस इसके एग्जाम्पल, ऑल पल्सेस। और कौन कौन है? सोयाबीन, पी, है ना, और इंडिगो, जो नील जिसे बोलते हैं, इंडिगो, इंडिगो का भी प्लांट इसी का ये है। और एक और है ट्राइफोलियम। ट्राइफोलियम पूछा जा चुका है नीट में। ट्राइफोलियम क्या होता है? ट्राइफोलियम को एक्चुअली ये छोटा छोटा प्लांट होता है, ये दिखने में वैसा दिखता है जैसे कुछ कैसे प्लांट होते हैं, छोटा प्लांट होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, हार्डली 1 फीट का होता है। और ट्राइफोलियम को फॉडर के लिए, ग्रीन फॉडर के लिए इसको बोया जाता है, और लोग इसको, इस प्लांट को एनिमल्स को खिलाते हैं, इट इज फॉडर। तो ट्राइफोलियम इसी का मेंबर। ठीक भाई, किसी को डाउट? स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप प्रॉपर ड्रॉ करेंगे, एग्जाम्पल याद करेंगे, और आपको फ्लोरल फॉर्मूला याद रखना है। और आप लोगों ने पुराना जो मैंने पढ़ाया था कि डाइएंड्रस क्या होता है, मोनोएंड्रस क्या होता है, आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर इसमें कैसे पता चला कि ये सुपीरियर ओवरी है? ये पता नहीं चलेगा, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेंगी, जैसे कि वही चीजें मैं लिखवाऊंगा, आपको याद रखना। पहले चीज इसका एग्जाम्पल याद रखना है। दूसरा, इसमें सीड या फ्रूट कैसा होगा ये आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तीसरी चीज, ओवरी की सिचुएशन क्या है ये भी आपको पता नहीं चलेगा। प्लेसेंटेशन आप 99% गेस कर सकते हैं डायग्राम को देख करके, लेकिन 100% आप नहीं बता सकते प्लेसेंटेशन। तो इसलिए आपको प्लेसेंटेशन याद रखना पड़ेगा। फ्रूट या सीड कैसा होता है ये याद रखना पड़ेगा। इसमें ओवरी की पोजीशन क्या है ये फॉर्मूला में खैर दिया ही होगा, फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो बिल्कुल याद रहेगा। यहाँ पर बार नीचे लगा हुआ है तो मैंने यहाँ पे देख के बता दिया कि भाई ओवरी सुपीरियर कंडीशन है। ठीक है, ये आपको डायग्राम से नहीं मिलेगा, आपको फॉर्मूले से मिलेगा। लेकिन फॉर्मूला और डायग्राम को मिलाने के बाद भी आपको फ्रूट, प्लांट, ये आपको नहीं पता लगेगा, और काफी हद तक प्लेसेंटेशन। तो 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक, these are shrub, herb और trees. These are shrub, herb और trees. प्लांट तीनों तरह के हो सकते हैं, पहली बात। नेक्स्ट, inflorescence will be racemose. Inflorescence will be racemose. Inflorescence will be racemose. Next, calyx are 5 and gamosepalous. Calyx are 5 and united, ऐसे लिखो, calyx are 5 and united. Full stop. और नेक्स्ट, corolla are 5 and polypetalous. Corolla are 5 and polypetalous. That is, they are free. Next,
फ्लावर इज bisexual with zygomorphic symmetry. Flower is bisexual with zygomorphic symmetry. Next, number of androecium are 10. Number of androecium are 10 and diadelphous in condition. Next point. Gynoecium is 1 and ovary superior फ्रूट आपको पता है इसमें लेग्यूम्स होते हैं, तो फ्रूट इसका होगा क्या? लेग्यूम इसका फ्रूट हो जाएगा। ठीक भाई, किसी को Yes. कोई डाउट? ठीक है, नोट कर लिया सबने? सबको समझ में आ गया ना फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम? और मैं फिर से कहता हूं, आज फैमिली भी घर जाके पढ़ेंगे और उसके बाद जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था सबकी अलग अलग कंडीशन, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस क्या होता है, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, ट्राइडेल्फस क्या होता है, प्लेसेंटेशन है ना, मार्जिनल क्या होता है, बेसल क्या होता है, एक्सियल क्या होता है, प्री सेंट्रल क्या होता है, पेराइटल क्या होता है, सब प्लेसेंटेशन देखेंगे। ये जितनी सारी चीजें मैंने बताई सब जाकर देखेंगे, है ना। कि फिर फ्लोरल अरेंजमेंट क्या होता है, वॉल्वेट, पिनपिंशियल, वेक्सिलरी, एम्ब्रिकेट, सब भी देखेंगे जाकर के। ये जितने टर्म्स मैंने लास्ट क्लास में बताए थे आप घर में जाके फिर से रिवीजन करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने लास्ट क्लास में कहा था आपको 10 बार पढ़ना है एटलीस्ट तीनों फैमिली, और 10 ही बार आपको पढ़ना है क्या, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था उन टर्म्स के मतलब आपको 100% याद हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, दूसरी फैमिली है सोलेनेसी, है ना। तो अच्छा एक चीज और इसमें आप लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, स्टार बना के, इट इज ऑल्सो कॉल्ड family of pulses. It is also called family of pulses as all the pulses belongs to this category. All the pulses belongs to this category. आप देखो भाई लोगों, फ्लोरल डायग्राम किसका है? सोलेनेसी का है। ठीक है, तो आ जाते हैं सबसे सिंपल, सबसे इजी और सबसे ज्यादा पॉपुलर। सोलेनेसी, है ना। तो देखो ये सोलेनेसी जो फैमिली है, हम इसे कहते क्या है? सोलेनेसी इज कॉल्ड फैमिली ऑफ वेजिटेबल, फैमिली ऑफ वेजिटेबल। पोटैटो इसी का मेंबर है, फैमिली ऑफ वेजिटेबल इसको, पोटैटो इसी का मेंबर है ना। और मैक्सिमम जो वेजिटेबल्स हैं वो इसी के मेंबर, ब्रिंजल इसी का मेंबर है, टोमेटो इसी का मेंबर है ना। तो सोलेनेसी में देखो मैंने आपको बताया फैमिली ऑफ तो ये वेजिटेबल है, तो मैं लिख देता हूँ पोटैटो, जिसके पॉपुलर मेंबर है पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, है ना, टोबैको हो गया, टोबैको, है ना। ये कुछ पॉपुलर प्लांट थे जो इसी फैमिली के में। ठीक, अब आ जाती है कहानी इसके फ्लोरल फॉर्मूला। तो हम लोग समझते हैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या है। एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कैलेक्स 5 को दिखाई दे रहा है, कोरोला 5 और एंड्रोसियम 5, एपिपेटलस, गाइनोसियम 2, गैमो, और कैसी ओवरी सुपीरियर। तो देखिए एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री है, बाइसेक्सुअल, बिल्कुल सही बात है, दोनों है, कैलेक्स 5 और पांचों आपस में जुड़े हुए तो गैमो। यहां से देख के बताया जा सकता है, कोरोला 5
आपस में जुड़े हुए हैं गैमोन, एंड्रोसियम 5 है ना, लेकिन आपस में जुड़े नहीं है, पॉलीएंड्रस सिचुएशन है ना, सिलेंडर सिचुएशन नहीं है। गाइनोसियम 2, 2 गाइनोसियम है, 1 और 2, और दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, सिनकार्पस है, सिनकार्पस और कैसी, ओवरी सुपीरियर। एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने लायक, वो ध्यान देने लायक बात ये है कि आप देखेंगे यहाँ पर एक ये लाइन खिंची हुई है, ये लाइन क्या कर रही है, एंड्रोसियम को यहाँ से जोड़ रही है ना। इसका मतलब क्या है? सर फ्री नहीं है। नहीं भाई, फ्री नहीं, फ्री तो है, एपिपिटेलस सिचुएशन है, याद करिए, एपिपिटेलस, याद आया? मैंने बताया था कि एंड्रोसियम अगर पेटल से फ्यूज है तो एपिपिटेलस, अगर कोरोला से फ्यूज है एपिसिपेलस, और अगर पेरियान से फ्यूज है एपिटिपेलस। आप देखिए तीनों मैंने बताया था लास्ट क्लास, ठीक है? तो देखो यहाँ, अगर आप यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला या फ्लोरल डायग्राम दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम देख करके फ्लोरल फॉर्मूला आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है? ये हो गया इसके मेंबर और ये हो गया इसके कैरेक्टर, ठीक है? चलिए नोट करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यस सर। चलिए तो सोलेनेसी के कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, फर्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैमिली ऑफ पोटैटो, family of potato, and one of the most widely distributed and one of the most widely distributed, one of the most widely distributed family, one of the most widely distributed family. Next, next है the plant is herbaceous, plant is herbaceous, rarely woody, plant is herbaceous, rarely woody. Next, inflorescence is cymose, inflorescence is cymose. Next, flower is bisexual, flower is bisexual and actinomorphic, flower is bisexual and actinomorphic, that is radial symmetry. Next, androsium are 5 in number, androsium are 5 in number, and they are united with corolla, that is epipetellus situation, that is epipetellus situation. Next point, generally bicarpellary, दो कार्पेलरी, generally bicarpellary, both are fused, and ovary is superior, ovary is superior, फुल स्टॉप। प्लेसेंटा कोई बताएगा कौन सा प्लेसेंटा है? देखो इतनी जल्दी जवाब, तुरंत जवाब आना चाहिए, सिंपल है यार, एक्साइल। एक्सियल प्लेसेंटेशन है, नोट करेंगे। दे हैव
they have axial placentation. Fruit is, next point, fruit is berry or capsule. Fruit is berry और कैप्सूल. और ये तो बता ही चुका हूँ, चिली बीसी का मेंबर है, चिली बीसी का मेंबर है ना. और एक प्लांट और याद रखना, ये दोनों पूछे हुए हैं नीट में. टोबैको भी पूछा हुआ है, हालांकि पूछा तो टोबैको भी है. और बेलाडोना एक प्लांट, बेलाडोना. और एक प्लांट और है अश्वगंधा, अश्वगंधा. दोनों ही मेडिसिनल प्लांट है, मैं आपको बता देता हूँ. बेलाडोना क्या होता है, ये वुंड्स वगैरह में लगाने के लिए यूज होता है ना. इसको बेलाडोना नाम से ही रूरल एरिया में लोग लगाते हैं. इसके कुछ छेद छेद वाला टेप आता है, एक तरफ व्हाइट होता है, एक तरफ वो ब्लैक कलर का होता है, उसमें बेलाडोना लगा होता है. तो वो कहीं पे इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो लोग उसको चिपका लेते हैं, वो बैंडेज टाइप का. तो बेलाडोना ये एक तरह का डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक है. और अश्वगंधा नॉर्मली ब्लड प्रेशर में काम आता है ना. तो ये दोनों ही बहुत वैल्यूएबल मेडिसिनल प्लांट है. तो अश्वगंधा पूछा जा चुका है, बेलाडोना भी पूछा जा चुका है, दोनों नीट के पूछे हुए क्वेश्चन है. टोबैको भी पूछा जा चुका है, किसका प्लांट है, किस फैमिली का प्लांट है ना. तो इतने एग्जांपल्स इसके जरूर याद रखिएगा, सब सोलेनेसी के प्लांट. ठीक है, बताएं भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई कहीं पे डाउट? नो. ठीक है, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं. देखो ये जो दोनों हमने पढ़ी, ये दोनों फैमिली थी डाइकॉट की. तो सोलेनेसी भी, पेपेलिनेसी भी. ठीक है, दोनों डाइकॉट की फैमिली थी. तो दो आपकी डाइकॉट फैमिली हो गई. एक आपके सिलेबस में दे रखा है मोनोकॉट फैमिली, लिलिएसी. उसको फैमिली ऑफ लिली कहा जाता है ना, या फैमिली ऑफ मोनोकॉट भी उसको यहाँ पे कहा जाता है, क्योंकि आपके सिलेबस में एक ही मोनोकॉट फैमिली. राइट, तो लिलिएसी समझ लेते हैं, लिलिएसी कैसी होती है. तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग लिलिएसी. जस्ट मैं डायग्राम आपको, देखो यहाँ पर इसमें ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है. तो एक्टिनोमॉर्फिक मतलब सिंपल सी बात है, रेडियल सिमेट्री है. बाइसेक्सुअल सिंपल है, यहाँ पर एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों है, तो बाइसेक्सुअल हो गया. यहाँ पर देखो दिया पेरियांथ 3+3 मतलब टेपल 3+3. इसका मतलब है कि इसमें कैलेक्स और कोरोला को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता. तो यहाँ पर ना तो कोरोला मौजूद है और ना ही कैलेक्स मौजूद है. यहाँ पर पेटल और सेपल नहीं मौजूद है, टेपल मौजूद है ना. एंड्रोसियम 3+3, देखो ये 3 बाहर वाले वर्ल में है और 3 अंदर वाले वर्ल में है ना. एंड्रोसियम 3+3 लेकिन फ्री है आपस में, तो पॉलीएंड्रस सिचुएशन है, सिनेंड्रस सिचुएशन नहीं है ना. प्लस गाइनोसियम 3 है. गैमो बिल्कुल सही बात है, यूनाइटेड है. और कैसी है, ओवरी सुपीरियर है ना. और यहाँ पे प्लेसेंटेशन देख के मुझे समझ में आ रहा है क्या है, एक्साइलिस में ही प्रेजेंटेशन. सर एक और चीज, यहाँ पर एक छोटा सा ये एक कैलेक्स जैसा एक और स्ट्रक्चर बना है. इसका मतलब क्या होगा, ये ब्रैक्टिएट है. जहां से निकला है प्लांट, वहां पे जहां पे फ्लावर निकला वहां पे ब्रैक्ट है. तो आगे बीआर और लिखेंगे, ये फॉर्मूला एक्चुअल में सही है, बीआर है ना. तो ब्रैक्टिएट, एक्टोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियान 3+3, एंड्रोसियम 3+3. और एंड्रोसियम कैसे हैं, एपिटिपेलस. देखो ये जुड़े हुए टेपल से, एपिटिपेलस दिखा, एपिटिपेलस ये अटैच है टेपल से. तो एपिटिपेलस सिचुएशन, कैल्शियम 3 गैमो ओवरी सुपीरियर. ठीक है, तो ये क्या है, फैमिली ऑफ लिलिएसी को बोला जाता है, लिलिएसी. लिली फैमिली, लिली फैमिली है ना. और दिस इज मोनोकोटिलिडनस.
मोनोकॉटलिनस फैमिली, मोनोकॉट की फैमिली है। और मैंने आपको ये बता ही दिया, फैमिली लिली की फैमिली है, मोनोकॉट की फैमिली है। ठीक है, नोट करिए। प्लांट इज मेनली हर्ब, प्लांट इज मेनली हर्ब and they have underground structure like bulb, जैसे अनियन में पाया जाता है बल्ब, कॉर्म कोलोकेशिया में पाया जाता है, एंड राइजोम बनाना में कैना में पाया जाता है। बल्ब, कॉर्म एंड राइजोम। नेक्स्ट वन, इनफ्लोरेसेंस इज साइमोस, inflorescence is cymose. Flower is bisexual and radially symmetrical. Bisexual and radially symmetrical. That is actinomorphic. Next, tepals are 6 in number and arranged in two whorls, each having each having 3 tepal. Next, androsium are 6 in number. Androsium are 6 in number and they are epitepalous. That is fused with tepal. Carpels are 3 in number and fused with ovary superior condition. Next, many ovules with axile placentation. Fruit is capsule. And sometime berry. Fruit is capsule and sometime berry. कॉल्चिसिन इसका मेंबर है। कोई बताएगा क्या कॉल्चिसिन क्या होता है? कॉल्चिसिन इसका मेंबर। कॉल्चिसिन एक इस प्लांट से एक केमिकल निकाला जाता है, उसको हम कॉल्चिसिन ही कहते हैं। कॉल्चिसिन किसी भी प्लांट में डालने के बाद उसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, तो इस तरह से कॉल्चिसिन का यूज करके हम लोग सीडलेस ग्रेप बनाते हैं, सीडलेस ये वाटरमेलन बनाते हैं। तो ये सब हम कॉल्चिसिन का यूज करके बनाते हैं। कॉल्चिसिन एक तरह से प्लांट हार्मोन की तरह फंक्शन करता है। ये कॉल्चिसिन का रेलेवेंस। कॉल्चिसिन इसी का मेंबर है ना, और टुलिप इसका मेंबर है। टुलिप इसका मेंबर है कॉल्चिसिन।
कॉल्चिसिन हो गया, और टुलिप किसी का मेंबर है? टुलिप किसी का मेंबर है, ठीक है। कॉल्चिसिन हो गया, टुलिप हो गया, और दैट्स इट, बस इतना याद रखना। एलोई, एलोई ये भी इसी का मेंबर, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना। ये हो गया हमारी फैमिली ऑफ मोनोकॉट। और नॉर्मली लिलिएसी ड्रॉ करने के लिए ज्यादा पूछा जाता है इसका फ्लोरल डायग्राम, तो लिलिएसी का फ्लोरल डायग्राम याद रखना। और दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये हमने कर लिया। तो ये चैप्टर पे हमारा कंप्लीट है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। किसी को भी मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में अगर कहीं पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो बताइए, पूछिए भाई। सर ट्रायलॉक्यूलर क्या होता है? ट्राइलॉक्यूलर मतलब देखो सिंपल सी बात है, ये एक गाइनोसियम है, इसके कितने चेंबर ऊपर ही देख लो, 1 2 3, 3 पार्ट हो गए। इस हर चेंबर को हम क्या बोलेंगे? लॉक्यूल। तो कितने लॉक्यूल हैं? 3 लॉक्यूल हैं, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ट्राइलॉक्यूलर, ट्राइलॉक्यूलर। एक और चीज है, अब आप इसको कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ये इसमें यही है, यहां पे 2 ओव्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे 2 2 करके 6 ओव्यूल हो गए, तो हमने क्या बोला? ओवरी इज ट्राइलॉक्यूलर, सिनकार्पस, सुपीरियर, मल्टी ओव्यूलर। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इसको एक्सपेंड करके ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। यस बट आपसे अगर पूछा जाए तो एटलीस्ट अगर आपसे फैमिली बनाने के लिए 3 मार्कर क्वेश्चन आता है, डायग्राम के लिए आ सकता है, फ्लोरल फॉर्मूला के लिए आ सकता है, और वैसे पूछा है कि एटलीस्ट आपको 6 कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम 2 चीजें याद है तो आपका नीट का क्वेश्चन नहीं गलत होने वाले। हाँ, एक और चीज, फ्रूट जरूर याद रखना, बहुत पूछा जाता है, फ्रूट्स बहुत पूछे जाते हैं, कैप्सूल है, बेरी है, कैसा है, ये भी काफी मैंने देखा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर भाई? यस सर। ठीक है, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हमने कर रखी है ना, चेक करिए। नो सर। आर यू श्योर? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट नहीं कर रखी? एक बार चेक करना जरा सब लोग। नो सर नहीं करी। थर्ड यूनिट पे है। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, नो सर। ये भी नहीं करा। एनिमल टिश्यूज नहीं कर रखे हमने? नो सर, फर्स्ट यूनिट के बाद डायरेक्ट थर्ड यूनिट शुरू कर दिया था, फिर ये। उसके बाद हमने डायरेक्ट थर्ड यूनिट पे रखा। फिर ये मैंने किसको पढ़ा है अभी? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ठीक है। तो फिर अब पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, है ना। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग, इसको स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे प्लांट टिश्यूज इसको हम लोग बोलते हैं, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल इसको हम लोग बोलते हैं ये एनिमल टिश्यूज बोलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एनिमल टिश्यू मैंने नीट वाले बैच में पढ़ा है, आपको नहीं नीट वाले बैच में। ठीक, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आते हैं, और क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको पढ़ाता हूँ मेरिस्टेमेटिक क्या होते हैं और सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं। एनाटॉमी वाले पार्ट में मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, अगर आपके स्कूल वाले पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ड्रॉ द अवेलेबल डायग्राम ऑफ मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट, ये 2 डायग्राम आते हैं। मोनोकॉट लीव्स का भी लेटरल सेक्शन पूछा जा सकता है,
पीएस भी पूछा जा सकता है। और सेकेंडरी सीबीएसई ने तो पूरा ही चैप्टर रिमूव कर दिया है। आपके स्कूल ने रिमूव कर दिया है? जी सर, सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। सीबीएसई कैसे? आप बोर्ड थोड़ा ना होगा 11th का? नहीं सर, हाँ जी बोर्ड नहीं है वही सर, 11th-12th का सिलेबस रिवाइज जो है ना। स्कूल वाले ने किया होगा ना, क्योंकि कई बार स्कूल वाले उड़ा देते हैं, मतलब 11th में तो स्कूल वालों के पास ये होता है पावर, तो कई सारे स्कूल वाले ये उनका लाइक क्या बोलते एक्सक्लूसिव राइट होता है, तो वो ये लोग क्या करते हैं, कई सारे स्कूल्स में इसको हटा देते हैं। और एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर जो चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स है वो सिलेबस में नहीं है क्या इस साल? सिलेबस में तो देखो देखो क्या हुआ ना, इस बार सिलेबस में नीट में भी कई सारे चैप्टर हटा दिए गए, है ना। लेकिन देखो क्या है कि आप नीट दोगे कब? एक साल छोड़ के, है ना, नेक्स्ट ईयर यस छोड़कर। सर। और तब तक की गारंटी नहीं है, और मेरे हिसाब से सिलेबस पूरा भी आ सकता है ना, तो आपको चैप्टर तो सब पढ़ना चाहिए। जैसे ये बात बिल्कुल सही है, बायोमोलिक्यूल कई सारी जगह से, कई स्कूल से बायोमोलिक्यूल भी हटा दिया गया है, और बायोमोलिक्यूल हटा दिया गया है, और सेल साइकिल वाला चैप्टर कई वाले लोगों से हटा दिया गया है, कई सारे लोगों ने हटा दिया, और एनिमल स्ट्रक्चर हटा दिया है बहुत सारे लोगों ने। लेकिन ये अलग अलग स्कूल पे वेरी करता है कि एमआईटी वाले कुछ चैप्टर डिलीट कर देते हैं, ऑक्सफोर्ड वाले कुछ अलग करते हैं, डीपीएस वाले कुछ अलग करते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे कर अगर काउंट करोगे आप, तो आप मानो कि 1/4 बुक हटा दी गई है। तो अगर सर किसी तो जो ये नहीं, रिवाइज सिलेबस है वो कहीं है क्या? क्योंकि हमारे स्कूल वालों ने दिया नहीं हमें सिलेबस। नहीं, अभी किसी के पास में नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी कोई पीडीएफ नहीं है ना। अदरवाइज अगर रिवाइज सिलेबस आ जाता है स्कूल का, तो मेरे पास बच्चे भेजते रहते हैं कि सर हमारा ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो अभी तक तो सच कोई नहीं है रिवाइज सिलेबस, पुराना वाला ही है, इस बार का नहीं है अभी। तो अभी आप ये मान के चलो कि अगर आपके टीचर्स कुछ बता रहे हैं कि पर्टिकुलर ये चैप्टर हटा दिया गया, तभी आप मानिएगा। क्लास टीचर आपके या आपके बायोलॉजी टीचर अगर बोल रहे हैं तो आप मानिएगा, अदरवाइज आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ओके ये- क्या ये किसी के स्कूल में नहीं आ रहा क्या, ये वाला एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट? किसी के सिलेबस में नहीं सर। है? चलो सर और हमारे में शायद सेकंड टर्म में है ये। अच्छा, कोई बात नहीं, सुनो, अगर नहीं भी हो तो भी आपको नीट तो देना ही है ना, कि नहीं देना? किसी को सर नहीं देना है। देना है ना? यस सर। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि नहीं देना। तो नीट में तो है ही, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू से। तो प्लांट टिश्यू में मैंने बता दिया, जिसके स्कूल में है तो उसको मैं बता दे रहा हूँ, जो मैं बताता हूँ वो डायग्राम टिक करते आना। स्कूल वाले यही पूछेंगे, स्कूल वाले पूछते हैं सेकेंडरी ग्रोथ बताओ। दूसरा, डिफाइन फिलम फिलोजन फिलोडर्म। तीसरा, ड्रॉ द वेल डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेकेंडरी ये सॉरी डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, दोनों का टीएस, डाइकॉट रूट का, मोनोकॉट स्टेम का, और मोनोकॉट लीफ का। इतने ये 3 डायग्राम और 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको और बताए, सेकेंडरी ग्रोथ और दूसरा फिल्म फिलोजन और फिलोडर्म बार्क वाला। इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये स्कूल वाले पूछते हैं। 3 मार्कर क्वेश्चन है, बाकी सेकेंडरी ग्रोथ वाला 5 मार्कर क्वेश्चन। अब आते हैं आगे किस पे, नीट वाले पे। तो नीट में बड़े सिंपल टाइप क्वेश्चंस आते हैं, इससे आसानी से सभी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यूज का मैं आपको प्लांट टिश्यूज का क्लासिफिकेशन बताता हूँ, प्लांट टिश्यू ने कैसे कैसे क्लासिफाई किया। रिस्पॉन्स प्लांट टिश्यू इट्स वेरी इजी, एनिमल टिश्यू दैट इज आल्सो इजी बट थोड़ा सा बड़ा है। प्लांट एनाटॉमी, तो देखो पहले मैं आपको टिश्यू का क्लासिफिकेशन बताता हूँ, टिश्यूज को हमने कैसे कैसे क्लासिफाई किया हुआ है। प्लांट एनाटॉमी, तो ये क्लासिफिकेशन अच्छा है। देखो ये रहा हमारा प्लांट क्लासिफिकेशन। थोड़ा मैं और बड़ा कर देता हूँ। देखो प्लांट क्लासिफिकेशन में हम लोग जब बात करते हैं, तो सबसे पहले प्लांट टिश्यूज को मैं पहले आपको वैसे ही समझा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे प्लांट जो टिश्यूज हमारे हैं उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया।
पहले वाले कौन है, दे आर मेरिस्टेमेटिक, और दूसरे वाले कौन है, दे आर कॉमन। अब मेरिस्टेमेटिक कौन होते हैं, मेरिस्टेमेटिक देखो दो वो होते हैं जिनमें हमेशा डिवीजन की कैपेसिटी बनी रहती है, मतलब कि वो हमेशा, हम लोग तो सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं, मतलब कि हमेशा वो सेल साइकिल में रहते हैं, सेल्स लगातार कंटिन्यूअस क्या होती रहती है, डिवाइड करती रहती है, राइट। सो दे हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, है ना। तो इनमें डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाती है और लगातार डिवाइड करते रहते। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है कि इनको, इनके जो पोजीशन है, तो पोजीशन के टर्म्स में हमने इनको किसके डिवाइड में किया, पोजीशन के टर्म्स में, पोजीशन के टर्म्स में हमने क्या किया है, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब कौन कौन से 3 पार्ट है देखो, तो एग्जांपल के तौर पे ये कोई मान लेते हैं कोई प्लांट है, प्लांट में क्या है, जो सबसे ऊपर वाले पार्ट, ठीक है, सबसे ऊपर वाले पार्ट, तो सबसे ऊपर वाले पार्ट में जो पाए जाते हैं इनको हम लोग कहते हैं एपिकल। तो एपिकल क्या मतलब, एपेक्स माने होता ही टॉप पार्ट है ना, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकल। तो एपिकल वो गए जो टॉप पे पाए जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि लेटरल कौन से होते हैं, तो देखो लेटरल कैसे होते हैं। लेटरल आप मान लीजिए कि आपके पास एक वुड है, एक वुड का कोई लॉग है ना, और आपने क्या किया हुआ है, उस वुड के लॉग के अंदर एक ऐसा सिलेंड्रिकल लोहे का कोई भी पार्ट इंसर्ट कर दिया, वो जैसे जिस स्ट्रक्चर में जिस शेप में पाया जाएगा ये वैसे ही कुछ होता है। तो इस तरह से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये प्लांट की लेटरल ग्रोथ बढ़ाते हैं, थिकनेस को बढ़ाने का काम करते हैं, इसीलिए हम लोग इनको क्या करते हैं, इसीलिए इनको लेटरल कहा जाता है। तो ये हो गया लेटरल। तो लेटरल कहने के पीछे रीजन ये होता है, ये प्लांट की जो लेटरल ग्रोथ होती है उसको, मतलब उसकी विड्थ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इनको लेटरल कहा जाता है। तो दूसरे वाले हो गए हमारे लेटरल, तो पहला वाला हो गया हमारा एपिकल, दूसरा वाला लेटरल। तीसरा होता है इंटरकैलरी, है ना। तो अब इंटरकैलरी क्या होता है, इंटरकैलेटेड एक टर्म होता है लैटिन में। इंटरकैलेटेड टर्म का मतलब होता है सैंडविच बिटवीन टू, दो के बीच में दबा हुआ, है ना। तो जहां से किसी भी प्लांट की ब्रांचेस निकलती है, तो सपोज दैट ये प्लांट का मेन स्टेम है और यहां से ब्रांच निकल रही है। अब क्या होता है, इस ब्रांच के बेस पे यहां पर, है ना, यहां पर ये स्टेम जो टिश्यूज पाए जाएंगे, इनको हम लोग बोलते हैं इंटरकैलरी। क्यों भाई इंटरकैलरी बोलने के पीछे क्या रीजन हुआ, इंटरकैलरी का मतलब होता है सैंडविच बिटवीन टू, ये वाला आगे परमानेंट टिश्यू, इसके पीछे भी परमानेंट, दो परमानेंट टिश्यू के बीच में दबे हुए। तो ये क्या करते हैं, ये ब्रांचेस की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। क्लियर है सबको, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, समझ आ गया। यस सर। ठीक है, ग्रेट। अब देखो क्या होता है, अब दूसरा यहां पे आते हैं। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे कि फिर परमानेंट टिश्यूज, तो परमानेंट टिश्यूज कौन होते हैं, परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं दे लूज कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, दे लूज कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। तो ये डिवीजन की कैपेसिटी इनके अंदर खत्म हो जाती है, इनको हम परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और दूसरे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, है ना। आप देखो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ये अच्छा, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या, पहले ही बता देता हूं। तो सिंपल क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, सेम टाइप ऑफ सेल। तो दे आर मेड अप ऑफ, दे आर मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, एक तरह की सेल से मिलकर बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, वन टाइप ऑफ सेल। अब देखो, अब सिंपल टिश्यूज सभी में, सभी सेल से एक ही होगी। अब पैरेन्काइमा कौन होती है, तो देखो पैरेन्काइमा कौन होती है, ये इस तरह की नॉर्मली गोल या आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती हैं और ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है स्टोरेज करना। तो ये फूड वगैरह को स्टोरेज करने का काम करती है पैरेन्काइमा, है ना। एंड दे आर सॉफ्ट, और कैसी होती है, दे आर लिविंग, ये लिविंग होती है, सॉफ्ट होती है। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक मैं आपको क्लासिफिकेशन से बता रहा हूं। अभी कोलेनकाइमा कौन होती है, कोलेनकाइमा भाई साहब इस तरह की हेक्सागोनल या आइसोडायमेट्रिक टाइप की सेल्स होती हैं, और इनका क्या होता है,
इनकी खास बात क्या होती है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती है, लेकिन खास बात होती है लिविंग होती है। तो क्या काम है, मेन फंक्शन इनका है मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये मैकेनिकल टिश्यूज है। और कैसे होते हैं ये भी, लेकिन लिविंग होती हैं। अब देखो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पपाया का ट्री होता है, पपाया का प्लांट होता है, उसका स्टेम काफी मोटा होता है और मजबूत भी होता है, लेकिन वो वुड का नहीं बना होता। तो क्या है, नॉन वुडी स्टेम, लेकिन इसका भी मजबूत है। वो एक्चुअली कोलेनकाइमा का बना होता है। तो कोलेनकाइमा नॉन वुडी प्लांट में पाए जाते हैं। फिर आते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा वो टिश्यूज होते हैं, ये डेड होते हैं। और कैसे होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग टिश्यू होते हैं। और क्या बनाने का काम करते हैं, वुड बनाने का काम करते हैं। तो वुड स्क्लेरेनकाइमा बनाते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, स्क्लेराइड्स और फाइबर। अगर ये लंबे लंबे इस तरह के रेशे के जैसे हो तो इनको फाइबरस बोलेंगे, और स्क्लेराइड अगर ये स्टार शेप हो तो इनको हम स्क्लेराइड बोलेंगे। तो देखिए फाइबर्स क्या होते हैं, आपने रेशम का जैसे टाइप का, सॉरी रेशम तो एनिमल प्रोडक्ट हो गया, आपने कपास देखा होगा जिसको कि कॉटन बोलते हैं। तो कॉटन में जो उसके फाइबर्स होते हैं वो क्या है, दे आर स्क्लेरेनकाइमा फाइबर। जूट में जो फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर स्क्लेरेनकाइमा फाइबर। उसी तरह से स्क्लेराइड क्या होते हैं, जैसे कि आप गुआवा खाते हैं ना, गुआवा, तो आपने गुआवा खाया, तो जब गुआवा खाते हैं तो उसके जो सीड होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, आपको क्रश करने में थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है, एक्चुअली वो स्क्लेराइड्स के बने होते हैं। ठीक है, समझ आया, सिंपल परमानेंट टिश्यू समझ में आ गया है? यस सर। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स वाले में। कॉम्प्लेक्स एक से ज्यादा बने होते हैं। तो ये दो हो गए, जाइलम और फ्लोएम। तो देखो यहां पर जाइलम 4 तरह की सेल से, 5 ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 तरह की सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा 2 बार लिख दिया गया। देखो तो यहां पर क्या होता है, ट्रैकीट, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो इसी तरह से तो जाइलम का काम क्या होता है, वाटर को कंडक्ट करना इसका काम होता है ना। तो जाइलम वाटर को कंडक्ट करने का काम करती है। आप देखिए जाइलम में यहाँ पे जो ट्रैकीट्स होती हैं ये डेड होती हैं, है ना। जो वेसल्स होती हैं ये भी डेड होती हैं। पैरेन्काइमा लिविंग होता है, जाइलम फाइबर डेड होती हैं। तो ये तीनों सेल्स डेड है, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा भर लिविंग है। यहाँ पर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, जो सीव ट्यूब होती हैं ये 50% डेड होती हैं, या 50% लिविंग जो भी कह लो, तो 50% डेड होती हैं। कंपेनियन सेल दे आर लिविंग, फ्लोएम पैरेन्काइमा दे आर लिविंग, और फ्लोएम फाइबर दे आर डेड, है ना। तो ये इस तरह का इनका कॉम्पोजिशन है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज। देखो स्क्रीनशॉट लो और इसको एज इट इज आप कॉपी कर लीजिएगा, और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लीजिए। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इसको बिल्कुल एज इट इज कॉपी करेंगे अपनी नोटबुक पे, और इसको क्राइम कर लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे। हालांकि रटने वाली चीज तो नहीं, ये तो समझने वाली चीज है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, सबने कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक, यस सर। तो मैं इसको हटा रहा हूं। अब सबसे पहले मैं आ जाता हूं मेरिस्टेमेटिक। कहानी में पूरी आपको बता ही चुका हूं कि क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। आप नोट कर लीजिए, ये इसका डायग्राम होगा। ये देखिए, एपिकल हो गया, इंटरकैलरी हो गया, और लेटरल हो गया। तीनों ही तरह के यहाँ पे टिश्यूज दे रखे हैं। ठीक है, और हेडिंग डालेंगे मेरिस्टेमेटिक। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक। नोट करें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर सिंपल टिश्यू composed of similar type of cells, composed of similar type of cells, full stop,
cells are immature and cells are immature and they continuously form. Cells are immature and they continuously form new cells. Next one. So form, They continuously form new cells. They are isodiametric. They are isodiametric. Isodiametric. Round. They are isodiametric, round, oval, or polygonal. They are isodiametric, round, oval, or polygonal in shape. Next point. They do not have intercellular spaces. They do not have intercellular spaces. Cytoplasm is dense and vacuoles are small. Okay. Next point. They have very high rate of respiration. They have very high rate of respiration. Next point. Cell wall is thin and made up of cellulose. Cell wall is thin and made up of cellulose. Nucleus is larger in size. Nucleus is larger in size. Full stop. Next one. They can be divided into three categories. They can be divided into three categories on the basis of their position. First, apical. Apical meristem are present. Apical meristems are present in the tips of apical meristem are present in the tips of stem, root, and their branches. Apical meristem are present at the tip of stem, root, and branches. Next point. They are responsible for increasing the length of plant. They are responsible for increasing the length of plant. Shoot apex or terminal bud. Shoot apex or terminal bud are made up of
shoot apex or terminal bud are made up of apical meristem. ठीक है, नेक्स्ट बी, lateral meristem. Lateral meristems are found and the side at the side found at the side, and it takes part in increasing thickness or girth of thickness or girth of stem. Hence, they are responsible for secondary growth. तो थिकनेस में ग्रोथ को हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं. तो इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होते हैं ये सॉरी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ अरे मैंने गलत इंटरकैलरी मेरिस्टम, एक मिनट ये इसका है लेटरल हम लोग पढ़ रहे हैं इसके. तो ये क्या करते हैं, ये थिकनेस बढ़ाते हैं. तो थिकनेस बढ़ाने को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं. हेंस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ. Full stop. Next, they also develop new vascular bundle. That is, they also develop new vascular bundle. That is formation of xylem and phloem. C. Next, intercalary. अब देखो क्या होता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना. जब ये एपिकल ग्रोथ हो रही होती ना, तो एपिकल ग्रोथ जो हो रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ. तो अगर किसी भी प्लांट की लेंथ में ग्रोथ हो रही है, हाइट में ग्रोथ हो रही है, तो उसको हम लोग प्राइमरी ग्रोथ कहें. लेकिन अगर किसी भी प्लांट की मोटाई में उसका स्टेम मोटा हो रहा है, गर्थ बढ़ रही है, तो उसको सेकेंडरी ग्रोथ. जब एपिकल मेरिस्टेम ऊपर को जाता है तो कई बारी एपिकल मेरिस्टेम के जो पार्ट होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो बीच बीच में रह जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. तो एपिकल मेरिस्टेम से ही क्या बनता है, एपिकल मेरिस्टेम, है ना. तो पहले एपिकल मेरिस्टेम आगे की तरफ ग्रोथ करता था, बीच बीच में जो छूट जाते हैं इनको इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं. ये क्या करते हैं, ब्रांचेस की ग्रोथ वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल. तो नोट करेंगे, they are the meristematic region which are derived from apical meristem. Which have been separated during the apical growth. They are responsible for elongation of stem like बैम्बू. तो क्या होता है, आप देखो, हम बैम्बू ले लेते हैं, हम शुगर केन ले लेते हैं. तो आप बैम्बू ले लो, शुगर केन ले लो, इनमें क्या होता है, बीच बीच में नोड पाए जाते हैं. और इन्हीं नोड में क्या होता है, इनको हमने क्या कहा, नोड, है ना. तो बैम्बू में ग्रासेस जितनी होती है, मोनोकॉट में सब में पाए थे नोड.
तो इन्हीं नोड में क्या पाया जाता है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम डिवाइड करता है और बैम्बू की या ग्रास की लेंथ को बढ़ाने का काम करता है। मैंने बताया कि यहाँ की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है वो रिपीट कर दिएगा। ये जैसे बैम्बू होता है, बैम्बू या ग्रास होती है या कोई भी मोनोकॉट प्लांट होता है, उनकी जो नोड होती है, गांठें होती हैं, उनमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं और ये वहां पे डिवाइड करते हैं और उनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो बैम्बू और मोनोकॉट और बाकी ग्रासेस की जो लेंथ बढ़ती है उसके लिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल और ये नोड्स पे पाया जाता है। जब भी हम किसी इसको तोड़ते हैं, बैम्बू को चाहे तोड़ें चाहे फिर इसको शुगर केन को तोड़ें, ये सब इसी नोड से ही टूटती है। नोड से क्यों टूटती है? एक्चुअली नोड में पाए जाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, वहां की सेल्स होती हैं सॉफ्ट, तो कम स्ट्रांग होती है, इसलिए हमेशा नोड से टूटते हैं, कभी बीच से नहीं टूटेगा। आप किसी गन्ने को लेकर के अगर आप उसको तोड़ते हैं, है ना, खाने के लिए, तो आप देखोगे वो यहीं से टूटेगा। तो ये रीजन होता है। तो आप याद रखिएगा, बैम्बू में जो उसकी लेंथ बढ़ती है, तो बैम्बू की लेंथ एपिकल मेरिस्टेम की वजह से नहीं बढ़ती, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से बढ़ती है। ये क्वेश्चन पूछे आते हैं। नेक्स्ट करेंगे इसी में, they are responsible for increase in length of branches, increase in length of branches। क्लियर हो गया? यस तो सर। तीनों समझ में आ गए? ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू, permanent tissues are those tissues which lost the capacity of division, lost the capacity of division, and they have attained certain size, and they have attained certain size and certain function, full stop। On the basis of composition, on the basis of composition, they are of two types. First, simple permanent tissue। फर्स्ट है सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट। अब इसमें लिखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ similar type of, simple permanent tissues are made up of similar type of permanent cells, similar type of permanent cells that carry similar function, that carry similar function। Full stop। Simple permanent tissues can be, simple permanent tissues can be of, simple permanent tissues can be of three types। अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज के फर्दर आप पार्ट लिखेंगे। तो पहला है, नोट कर लीजिए, ए पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, बी कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, और सी स्क्लेरेनकाइमा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा।
अब एक सब हेडिंग डालेंगे ए, पैरेन्काइमा। तो पहले हम लोग पैरेन्काइमा पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा, अब देखो पैरेन्काइमा क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको पैरेन्काइमा का डायग्राम दिखाता हूं। देखो पैरेन्काइमा जो टिश्यूज होते हैं, आप देखेंगे कि यहां पर इनके बीच में सबसे जो खास बात है, इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। एयर स्पेस, में एयर भरी हुई होती है, इसीलिए सॉफ्ट होते हैं, लूज होते हैं, है ना। और यहाँ पर एक बड़ा सा वैक्यूल पाया जाएगा। न्यूक्लियस इनकी साइड में पाई जाती है, पेरिफेरल रीजन में, है ना। और जो सेल वॉल होती है, ये प्राइमरी सेल वॉल होती है, मतलब कैसी होती है, थिन होती है ना। और न्यूक्लियस कैसा होगा, पेरिफेरल। वैक्यूल ज्यादा बड़ी हो जाती है, इसीलिए जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी कैसा होता है, साइड साइड में चिपका होता है, कैसा होता है, पेरिफेरल, है ना। तो पहले हमारी सब हेडिंग है क्या, पैरेन्काइमा। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुगर केन खाते हैं, वो क्या है, पूरा का पूरा पैरेन्काइमा। हम लोग पोटैटो खाते हैं, वो क्या है, पूरा का पूरा पैरेन्काइमा। हम लोग ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, वो सब क्या है, पूरा का पूरा पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, पैरेन्काइमा का सिंपल सा काम होता है फूड को स्टोर करना। आप एप्पल खाते हो, एप्पल में आप पैरेन्काइमा टिश्यू खाते हो, मेनली फूड वहीं पे स्टोर होता है, ठीक है। तो चलिए पॉइंट्स के फॉर्म में इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, they are thin walled and isodimetric. They are thin walled and isodimetric in shape. They are thin walled and isodimetric in shape. Next one, they may be oval, round. They may be oval, round or polygonal. Next point, cell wall is thin. Cell wall is thin, पतली होती है इनकी cell wall. Cell wall is thin and made up of cellulose. Cell wall is thin and made up of cellulose. Next, they have large central vacuole. They have large central vacuole and peripheral cytoplasm. They have large central vacuole and peripheral cytoplasm. Full stop. इसी में नोट कर लीजिए किसी पॉइंट में, न्यूक्लियस इज ऑल्सो पेरिफेरल. Nucleus is also peripheral. Next, a typical parenchyma is meant for storage of food and they are slow in conduction of substances. तो ये था हमारा पैरेन्काइमा. क्लियर है भाई सबको? यस सर. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा कोलेनकाइमा. तो पैरेन्काइमा के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग कोलेनकाइमा, है ना. तो मैं आपको कोलेनकाइमा दिखाता हूं. तो मैंने बताया पैरेन्काइमा में लिख लीजिए दे आर लिविंग टिश्यूज. देखिए एक पॉइंट और ऐड कर लो, दे आर लिविंग टिश्यूज. कोलेनकाइमा में
ये देखो, ये है क्या, कोलेनकाइमा टिश्यू। अब कोलेनकाइमा में क्या होता है कि यहाँ पर वैक्यूल तो बड़ी सी है ना, और वैक्यूल बड़े होने के साथ साथ ये जो सेल वॉल होती है, वैक्यूल बड़े होने के साथ साथ ये जो सेल वॉल होती है ना, ये तो हो गई आपकी वैक्यूल। सेल वॉल जो होती है ये भी थिक होती है, और यहाँ पर जो सेल वॉल के जो सेलोज की बनी होती है, यहाँ पर ये जो कॉर्नर होती है, कॉर्नर पे थिकेंड एट कॉर्नर, और यहाँ पे मेनली क्या डिपॉजिट होता है, सेल्यूलोज डिपॉजिट होता है, जिससे कि टफ हो जाते हैं, है ना, और प्रोटोप्लाज्म इस पे पेरिफेरल होता है, लेकिन ये लिविंग सेल्स होती है। तो मैंने आपको बताया कि कोलेनकाइमा भी कैसे होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देने वाले टिश्यू होते हैं। तो नोट करेंगे बी, कोलेनकाइमा, स्क्रीनशॉट लीजिए, ड्रॉ कर लीजिएगा और इसके कैरेक्टरिस्टिक नोट। दे आर simple tissues which are living and they possess pectocellulosic, thickness या thickening, they possess pectocellulosic thickening at the corner of their cell wall, which provide mechanical strength to cell। अब पेक्टोसेलुलोसिस क्या, पेक्टो माने पेक्टोज, है ना, तो ये क्या होते हैं, पेक्टिक सब्सटेंस। तो पेक्टोज मतलब पेक्टिन। पेक्टिन क्या होता है, पेक्टिन इज अ कैल्शियम कंपाउंड, तो एक कैल्शियम का बना हुआ है कंपाउंड होता है पेक्टिन, ठीक है। और सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज आपको पता है दिस इज कार्बोहाइड्रेट, है ना, तो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो पेक्टोज और सेलुलोज से बनी मतलब पेक्टोसेलुलोजिक टेक्निक, तो दो चीजें बनी थी, पेक्टोज और सेलुलोज से। पेक्टोज का मतलब क्या हुआ, पेक्टिन, पेक्टिन क्या है, कैल्शियम कंपाउंड है, ठीक है। तो पेक्टो और सेलुलोज की थिकनिंग होती है, ये पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको एम्फेसाइज कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, cells are often elongated, full stop, they are circular or angular in transverse section, they are circular or angular in transverse section। Next point, each cell possesses a large central vacuole, each cell possesses a large central vacuole and peripheral cytoplasm, each cell possesses a large central vacuole and peripheral cytoplasm। Next point, sometimes they possess chloroplast, sometimes they possess chloroplast and also perform, sometimes they possess chloroplast and also perform function of photosynthesis। Next point, their function is to perform mechanical support to young dicot stem, comma, petiole, young dicot stem, petiole and leaves,
ठीक है, तो ये थे हमारे कोलेनकाइमा। हेडिंग डाल लीजिए स्क्लेरेनकाइमा, और नेक्स्ट क्लास में स्क्लेरेनकाइमा से स्टार्ट करेंगे और आप मुझे याद दिलाएंगे, तो हेडिंग जरूर से डाल लीजिए स्क्लेरेनकाइमा, है ना। तो स्क्लेरेनकाइमा के आगे पढ़, किसी को डाउट हो बताइए, कहीं पर किसी पॉइंट में कोई डाउट हो बताइए। नो सर।